नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का गीतांजलि आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको जिस टॉपिक पर चर्चा करना चाहता हूं, जिस चैप्टर पर मैं बात करूंगा वो होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अपना चैप्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अपन पहला ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी। पहला चैप्टर है स्पेस टेक्नोलॉजी। तो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी पर। तो स्पेस टेक्नोलॉजी आज के अपना टॉपिक है। तो मैं लिख देता हूँ स्पेस टेक्नोलॉजी, पहला चैप्टर है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है दोस्तों, वो सुनना। नंबर 1 हमें पढ़ना है अंतरिक्ष की कक्षा। अंतरिक्ष की कक्षा मतलब स्पेस ऑर्बिट के बारे में चर्चा करनी है। नंबर 2 हमें बात करनी है रॉकेट पर। नंबर 3 बात करनी है डियर नेविगेशन पर। और नंबर 4 बात करनी है सैटेलाइट पर। ये जो पॉइंट हैं वो इसके अंदर पढ़ने हैं। और नंबर 5 जो है इस स्पेस के अंदर जो संस्थाएं आती हैं उन पर चर्चा करना है। तो स्पेस की ऑर्बिट क्या होती है, रॉकेट क्या होता है, नेविगेशन क्या है, सैटेलाइट क्या है और संस्थाएं क्या होती हैं, इन पर हमें चर्चा करनी है। पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारे पॉइंट हैं। तो आज अपन जो छोटी सी चर्चा करेंगे वो करेंगे अंतरिक्ष की कक्षा के बारे में कि साहब स्पेस की ऑर्बिट क्या होती है, कैसे मूवमेंट होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैं चर्चा करने जा रहा हूँ स्पेस की ऑर्बिट के बारे में। तो पहला टॉपिक है कक्षा का, ऑर्बिट का, कि साहब स्पेस की ऑर्बिट क्या होती है। तो डियर ध्यान से सुनना कि हम जब पृथ्वी से लेते हैं तो ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर, 900 किलोमीटर, 20,200 किलोमीटर और अंतिम ऑर्बिट होती है 36,000 किलोमीटर। ये अंतरिक्ष का वर्गीकरण है। तो मतलब स्पेस की जो ऑर्बिट है इसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। वे आपके सामने क्लियर है कि स्पेस की जो ऑर्बिट है डियर, इसको मैंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 20,200 किलोमीटर और अंतिम कौन सा है, 36,000 किलोमीटर। 4 भाग डिवाइड कर दिए। सबसे पहले की जो ऑर्बिट है इसे कहा जाता है नियर अर्थ ऑर्बिट, इसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, इसे कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसे कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट, या इसके पीछे लिखा होता है जीईओ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये 4 ऑर्बिट हैं। अब साहब ये 4 कक्षाएं हैं, इनका वर्गीकरण भी आपने कर दिया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पर सर एक बात बताओ, अब इनका क्या उपयोग है, कैसे काम करती हैं। तो साहब ये अलग अलग क्यों हैं, इस 400 किलोमीटर वाली और 36,000 में क्या अंतर है, ये बिल्कुल बात क्लियर है। तो एक चीज़ बात ध्यान सुनना डियर, आपने नाम सुना होगा आवर्तकाल। भी नाम तो सुना ही होगा आवर्तकाल कि साहब आवर्तकाल क्या होता है। तो एक चीज़ बात बताना, ये तो आपका रूम है, ये आपकी कोचिंग है। अभी तो क्या लॉकडाउन चल रहा है, बात अलग है। देखो रूम से कोचिंग आने में माना कि 1 घंटा लग गया ना भाई। ऐसे कोचिंग से वापस रूम पे जाने में कितना घंटा लग गया, 1 घंटा फिर लग गया। तो अब एक बात पूछी जाए कि एक साइकिल तो पूरा हो गया ना, रूम से कोचिंग है, कोचिंग से वापस कहाँ आ गए दोस्तों, रूम पे आ गए। तो एक साइकिल पूरा हो गया, मतलब एक चक्कर पूरा हो गया। और घंटे कितने लग गए, 2। इसका मतलब आवर्तकाल कितना घंटे का हो गया, 2 घंटे का। सही बात है ना, 2 घंटे का आवर्तकाल हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, पृथ्वी का आवर्तकाल क्या है। पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है, तो T बराबर 24। साहब पृथ्वी जो है ये अपना एक चक्र 24 घंटे में पूरा करती है। ध्यान रखना, पृथ्वी से जैसे ही 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो इस ऊंचाई का, इस पर जो कोई उपग्रह छोड़ेंगे उसका आवर्तकाल होगा 0, क्योंकि वह अपनी कक्षा में घूमता ही नहीं है। घूमता नहीं है मतलब वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है। वो बिल्कुल ही आवर्तकाल उसका क्या है, 0। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया उसका T बराबर कितना आएगा, 0। जैसे हम 900 किलोमीटर वाली कक्षा में जाते हैं दोस्तों, तो डियर ध्यान सुनना, ये जो कक्षा है इसका आवर्तकाल होता है 85 से 90 मिनट। मतलब एक चक्कर जो पूरा करने में टाइम लगेगा वो 85 से 90 मिनट का लगेगा। बात क्लियर हो गई। देन इससे 20,200 किलोमीटर पर जाते हैं तो इसका आवर्तकाल है 12 घंटे का। मतलब एक चक्कर कितने घंटे में पूरा हो गया, 12 घंटे में। ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद मैं 36,000 पे जाता हूँ तो इसका आवर्तकाल कितने घंटे है, 24 घंटे।
बात क्लियर हो गई ना भाई। 36,000 वाली जो ऑर्बिट है इसका आवर्तकाल पृथ्वी की कक्षा के बराबर है, आवर्तकाल दोनों का सेम है, इसलिए मैंने कहा कि इसको हाई अर्थ ऑर्बिट के साथ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं, मतलब भूस्थिर कक्षा। भूस्थिर कक्षा कि ऐसी कक्षा जो भूमि के क्या है दोस्तों, स्थिर है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि यदि हम इस पृथ्वी से खड़े होकर अगर हम 36,000 के ऑर्बिट में किसी उपग्रह को देख रहे हैं तो वो उपग्रह हमको स्थिर दिखाई देगा, वो गतिशील अवस्था में दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि पृथ्वी का आवर्तकाल और उस कक्षा का आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों, समान होता है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आपसे पूछ लिया जाए कि साहब एक बात बताओ, यदि आपसे ये पूछा जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसे, आपसे पूछ लिया जाए कि साहब एक उपग्रह है, उसका वजन, एक उपग्रह उसका वजन 500 किलोग्राम है, एक उपग्रह का वजन 500 किलोग्राम है, और डियर दूसरा उपग्रह उसका वजन 10 किलोग्राम है। दोनों का वजन अलग अलग है, एक का 500 किलो और एक का 10 किलो। और यदि इन दोनों उपग्रहों को मैं 20,200 वाली कक्षा में छोड़ दूं, मतलब सैटेलाइट फर्स्ट भी कहाँ है 20,200 पर, और सैटेलाइट सेकंड भी कहाँ है 20,200 पर। यदि ये दोनों सैटेलाइट एक ही कक्षा में है तो पहले कौन सा घूमेगा? ध्यान रखना, ये डिपेंड करता आवर्तकाल पर, वजन पर या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ये दोनों उपग्रहों का आवर्तकाल क्या रहेगा दोस्तों? समान रहेगा। दोनों उपग्रहों का आवर्तकाल क्या रहेगा? समान, क्योंकि यहाँ पर ये निर्भर किस पे कर रहा है? आवर्तकाल पर। कहीं भी ये इस चीज़ पर निर्भर नहीं कर रहा कि द्रव्यमान पर, कि उपग्रह का वजन कितना है। बात क्लियर हो गई। अच्छा सर एक बात बताओ, अब ये जो सैटेलाइट होते हैं, जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, इनका क्या प्रोसेस है कि साहब हमें कैसे पता लगेगा कि ये 4 ही कक्षाएं? आप कह रहे हो कि साहब ये 4 ही कक्षाएं, 400, 900, 20,200, 36,000, मतलब 35,785 के आसपास की ऑर्बिट है साहब ये है। और हमसे पूछा जाता है कि साहब हमारे तो अखबार में हम पढ़ते हैं कि ये सुदूर संवेदन उपग्रह छोड़ा गया या ये संचार उपग्रह छोड़ा गया। तो सर हमें कैसा पता लगेगा कि कौन सी कक्षा में कौन सा उपग्रह छोड़ा गया? बात क्लियर हुई कि सर कौन सी कक्षा में कौन सा उपग्रह छोड़ा गया, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो डियर इसके लिए ध्यान रखना, मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताओ, ये जो सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? ग्रह। और ग्रहों के चारों ओर कौन चक्कर लगाएगा दोस्तों? उपग्रह लगाएंगे। अब ये उपग्रह 2 प्रकार के हैं, एक तो प्राकृतिक उपग्रह है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट, और प्राकृतिक उपग्रह का उदाहरण कौन है? जैसे चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और जब मैं कृत्रिम की बात कर दूं तो कृत्रिम का मतलब क्या हो गया? मानव के द्वारा बनाया गया। कि हम जो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर जो पढ़ते हैं वो वास्तविकता में पढ़ते हैं जो मानव के अंदर जो सैटेलाइट होते हैं, जो मानव के द्वारा बनाए सैटेलाइट होते हैं, जिनको किसने डेवलप किया है? मानव ने डेवलप किया है, वो सैटेलाइट की मैं बात कर रहा हूँ। तो मानव जो सैटेलाइट डेवलप करता है उनके अंदर 2 हैं, एक है सुदूर संवेदन, एक सैटेलाइट का नाम है सुदूर संवेदन और एक सैटेलाइट का नाम है दोस्तों संचार। मतलब 2 प्रकार के सैटेलाइट हैं, एक सुदूर संवेदन उपग्रह और एक कौन सा है दोस्तों? संचार का उपग्रह। तो बात ये हुई, अब हमें जो पढ़ने हैं वो एक सुदूर संवेदन और संचार ही पढ़ने हैं। मतलब हमें तो सैटेलाइट जो पढ़ने हैं ना भाई, वो सुदूर संवेदन और संचार वाले ही पढ़ने हैं, क्योंकि हमें तो जो मानव ने बनाए, जो मानव ने डेवलप किए, उन्हीं सैटेलाइट पे बात करनी है और किसी भी सैटेलाइट पे बात नहीं करनी। तो देखो नाम आया कौन सा? संचार उपग्रह। अब ध्यान सुनना कि साहब संचार उपग्रह और सुदूर संवेदन उपग्रह, इन दोनों में हमें कैसे पता लगेगा कि ये संचारकारी, ये सुदूर संवेदन? क्योंकि साहब वहाँ तो लिखा रहता है इनसैट, या तो साहब आता है इनसैट वहाँ पर, या आता है सर वहाँ पर जीसैट। बिल्कुल बात आपकी से मैं सहमत हूँ। डियर ध्यान रखना, जब भी कभी आपको इनसैट और जीसैट पढ़ने को मिले, इस बात को ध्यान रखना, जब भी कभी आपको दोस्तों इनसैट के बारे में या जीसैट के बारे में पढ़ने को मिले तो आप इस बात को समझ जाना कि वो सैटेलाइट कौन सा है? वो संचार वाला है, मतलब वो सैटेलाइट है कम्युनिकेशन। यदि इनसैट शब्द आए और जीसैट शब्द आए तो आपको कुछ सोचना नहीं है उसमें ज़्यादा, आपकी बात क्लियर हो चुकी है कि आपने किस उपग्रह के बारे में चर्चा कर दी साहब? संचार के बारे में चर्चा कर दी। तो ये बात क्लियर हो गई, ये कौन सा उपग्रह हो गया? संचार वाला। दूसरा सुदूर संवेदन।
अब बात आई सुदूर संवेदन की, रिमोट सेंसिंग की, तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वहाँ पर लिखा होगा IRS, तो आप समझ जाना कि वो सुदूर संवेदन है। और अगर इनसेट और जीसेट लिखा हुआ है तो वो कौन सा है दोस्तों, संचार। पर सर बात ये बताओ कि अगर कक्षा के हिसाब से बात करें तो हमसे पूछ लिया जाए कि संचार उपग्रह कितनी ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, या हमसे पूछ लिया जाए कि सुदूर संवेदन उपग्रह कितनी ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, तो वहाँ टेंशन नहीं लेनी, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो वहाँ आपको लोड नहीं लेना है, आपको सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊँ, अगर संचार का उपग्रह है तो वो तो छोड़ा जाएगा कितनी ऊंचाई पर, 36,000 पर। संचार उपग्रह जो होते हैं वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, संचार की पर। और दोस्तों रिमोट सेंसिंग से मतलब हो गया सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन, अगर सुदूर संवेदन की बात कर रहा है बॉस तो 900 किलोमीटर पर, संचार की बात कर रहा है तो 36,000 पर, सीधी सी बात है। और यदि आपसे वो नेविगेशन के बारे में बात कर रहा है, नेविगेशन के बारे में यदि वो चर्चा कर रहा है तो वो कौन सी हो गई, 20,200 किलोमीटर। बात क्लियर है? तो सीधी सी बात हो गई कि अगर हमने संचार इनसेट और जीसेट के बारे में पढ़ा तो हमारे दिमाग में एक बात क्लियर हो गई कि ये सैटेलाइट 36,000 पे छोड़ा जाएगा। देन हमने नेविगेशन के बारे में पढ़ा तो हमें क्लियर हो गई कि ये सैटेलाइट 20,200 किलोमीटर पर है। और यदि हमने सुदूर संवेदन के बारे में बात की तो हमें पता लगा कि ये सैटेलाइट कितने किलोमीटर पर है, 900 किलोमीटर पर है। तो फिर सर 400 किलोमीटर वाली कक्षा क्या काम आएगी, तो ध्यान रख लेना, इस 400 किलोमीटर वाली कक्षा में प्रायोगिक उपग्रह छोड़े जाते हैं। प्रायोगिक उपग्रह जैसे मैं आपको नाम बता दूं, आर्यभट्ट, मतलब भारत का सर्वप्रथम जो उपग्रह था आर्यभट्ट, वो कितनी ऊंचाई पर छोड़ा गया, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया, जो कि दोस्तों भारत का प्रायोगिक उपग्रह के नाम से जाना जाता है। मतलब प्रायोगिक उपग्रह था कौन सा, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर पर छोड़ा गया। सुदूर संवेदन की बात करेंगे तो 900 किलोमीटर पर, और नेविगेशन की बात करेंगे तो 20,200 पर, और जब 36,000 की बात करेंगे तो सैटेलाइट कौन सा आएगा दोस्तों, संचार। मतलब इनसेट और जीसेट जब शब्द आए तो आप समझ जाना कि वो किस सैटेलाइट की बात कर रहा है दोस्तों, संचार की बात कर रहा है। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब साहब ये स्थिति होती है अंतरिक्ष के अंदर, मतलब किसी भी चीज़ को स्पेस के अंदर ऑर्बिट है, और हम अगर नीचे से किसी भी को मानव के द्वारा, मानव कोई भी जो बनाएगा सैटेलाइट बनाएगा, वो इसी प्रकार से वहाँ सुरक्षित, मतलब आपको वहाँ संयोजित करना पड़ेगा। सैटेलाइट इसी प्रकार से वहाँ ऑर्बिट में स्थापित करना पड़ेगा, इसमें अप डाउन आप कुछ भी नहीं कर सकते। बात क्लियर है? क्योंकि आपको उस हिसाब से छोड़ने पड़े। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, एक आवर्त काल को मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, और ध्यान रख लेना कि इसमें जो भी उपग्रह होता है इसकी जो गति होती है ये आवर्त काल पर निर्भर करती है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती कि साहब किस कक्षा में छोड़ दिया तो उस कक्षा का आवर्त काल क्या है। तो वो आवर्त काल के हिसाब से घूमते हैं, ना कि द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा कि साहब 500 किलो का है तो वो 1 घंटे पहले घूम जाएगा, और जो 100 किलो का है वो साहब धीरे घूमे, ऐसा कुछ नहीं है साहब। वो डिपेंड है किस पे, आवर्त काल पर। बात क्लियर हुई? तो ये बात की हमने स्पेस की, ऑर्बिट की। ठीक है दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब दूसरी मैं इसी की बात करूं, प्रमोचन यान। प्रमोचन यान मतलब अपन रॉकेट की बात करें, या देख तो होते हैं साउंडिंग रॉकेट, एक होते हैं लॉन्चिंग रॉकेट। ठीक है ना, तो लॉन्चिंग रॉकेट जिनका हम उपयोग करते हैं जो PSLV GSLV, तो अपन बात करें तो एक तो होता है साउंडिंग रॉकेट। ठीक है भाई, और दूसरा होता है प्रमोचन रॉकेट, प्रमोचन यान, मतलब लॉन्चिंग व्हीकल। तो साउंडिंग रॉकेट की जब मैं बात करता हूं डियर, तो साउंडिंग रॉकेट क्या होता है कि वायुमंडल के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। वायुमंडल के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाते हैं, मतलब साउंडिंग रॉकेट का उपयोग करते हैं वायुमंडल के अध्ययन के लिए। दूसरा प्रमोचन यान जो होते हैं उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने का काम करते हैं, स्थापित करने का
कार्य करते हैं। मतलब अगर हम रॉकेट की भी बात करें तो रॉकेट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो साउंडिंग रॉकेट और एक होता है लॉन्चिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट क्या होते हैं, जिनका उपयोग वायुमंडल के अध्ययन के लिए किया जाता है, मेनली एक चैम्बर या दो चैम्बर के होते हैं। प्रमोचन यान क्या होते हैं, लॉन्चिंग रॉकेट क्या होते हैं, जो उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने का कार्य करते हैं, मतलब उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने का कार्य करते हैं, वो आते हैं लॉन्चिंग रॉकेट के अंदर और साउंडिंग रॉकेट के अंदर। तो ध्यान, जैसे हम, ये तो साउंडिंग रॉकेट हो गए। अब अगर हमें बात करें लॉन्चिंग रॉकेट पे कौन कौन से हैं, तो हमने नाम सुना है PSLV, नाम सुना है GSLV, नाम सुना है RLV, नाम सुना है ASLV, नाम सुना है SLV3। ये जो सारे के सारे हैं डियर, ये कौन से हैं, लॉन्चिंग रॉकेट हैं, जो उपग्रह को कक्षा में क्या करते हैं दोस्तों, स्थापित करने का काम करते हैं। ये लॉन्चिंग रॉकेट के अंतर्गत इनका नाम रखा जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो हमें ये भी पता लग गया कि रॉकेट कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक साउंडिंग रॉकेट और एक कौन सा हो गया, लॉन्चिंग रॉकेट। अब देखो, अब रॉकेट अभी छोड़ो, अब रॉकेट के बारे में अब साहब एक बात बताओ कि साहब ये खाली रहते हैं क्या, तो देर ध्यान रखना, रॉकेट के अंदर भरा जाता है ईंधन। रॉकेट के अंदर क्या भरा होता है, ईंधन। ये सबसे पहला पॉइंट है कि ईंधन भरा होता है और ईंधन के आधार पर ही रॉकेट का वर्गीकरण किया जाता है कि साहब उसके अंदर ठोस ईंधन है कि द्रव ईंधन है कि गैस ईंधन है। इसके आधार पर ही इस रॉकेट का वर्गीकरण किया जाता है कि रॉकेट्स के जो प्रकार होते हैं वो डिपेंड किस पर करते हैं, ईंधन पर। तो डियर ध्यान से सुनना, ईंधन की जब मैं बात करता हूँ तो ईंधन एक होता है ठोस ईंधन, नंबर 2 एक होता है द्रव ईंधन और एक होता है कौन सा, गैस ईंधन। ठोस ईंधन की जब मैं बात करता हूँ तो एक नाम होता है HTPB और एक नाम होता है LTPB। जब मैं द्रव की बात करता हूँ तो नाम आता है UDMH और एक नाम आता है MMH। इसी प्रकार गैस की जब मैं बात करूँ, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और एक शब्द का नाम सुना होगा आपने, क्रायोजेनिक इंजन या क्रायोजेनिक तकनीक, इसके अंदर आपने नाम सुना होगा। तो डियर ध्यान से सुनना कि मैं कह रहा हूं कि रॉकेट का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाएगा, ईंधन के आधार पर। तो सबसे पहले इसमें हमने देखा कि ठोस होगा, द्रव होगा और गैस होगा। अब एक बात बताओ साहब, क्या ईंधन भरने पे चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। अगर ईंधन से चलेगा नहीं तो साहब जलाने के लिए कुछ जरूरत पड़ेगी। तो ईंधन को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीकारक की। तो इस बात को ध्यान रखना कि ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीकारक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ईंधन प्लस ऑक्सीकारक, मैं क्लियर कर देता हूं कि ईंधन प्लस ऑक्सीकारक जब दोनों को मिला दिया जाता है तो एक शब्द बनता है प्रणोदक। हिंदी में उसको प्रणोदक कहते हैं, इंग्लिश में उसको परप्लेंट नाम दिया जाता है। ईंधन प्लस ऑक्सीकारक प्रणोदक बन गया। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमें यदि किसी रॉकेट के अंदर, हमने नाम सुना होगा प्रणोदक, खूब पढ़ते हैं कि प्रणोदक का उपयोग किया गया, प्रणोदक इतना था, 50 टन था, 60 टन था, ये प्रणोदक था। तो हमें क्लियर रखना है कि प्रणोदक कोई अलग से कोई वर्ड नहीं है साहब, ये ईंधन प्लस ऑक्सीकारक जब दोनों को मिलाते हैं तब प्रणोदक मतलब परप्लेंट का डेवलपमेंट होता है। तो ये होता है परप्लेंट। अब साहब बात ये हुई कि आपने कहा कि ठोस ईंधन के नाम तो आपने बता दिए, HTPB और LTPB, द्रव के भी नाम बता दिए, UDMH और MMH, गैस के बारे में आपने बता दिया। लेकिन एक बात बताओ साहब, ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीकारक की ज़रूरत है, तो ठोस ईंधन को कौन सा ऑक्सीकारक जलाएगा और द्रव को कौन सा जलाएगा। तो इसी बात पर अपन पॉइंट पे चर्चा करते हैं डियर, ध्यान से सुनना। देखो, ठोस ईंधन को जलाने के लिए जो ऑक्सीकारक होता है, इसको जलाने के लिए वो होते हैं ऑक्सीजन के बुलबुले। जहां पर ठोस ईंधन भरा जाता है वहां पर ऑक्सीजन के बुलबुलों को प्रवेश करा दिया जाता है, तो वो ठोस ईंधन को जलाने का कार्य करते हैं। और द्रव ईंधन को जलाने की जब बात करें तो आपने नाम सुना होगा N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, इसका उपयोग करते हैं। और गैस की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर तो नाम लिखा हुआ है क्रायोजेनिक इंजन, पर ध्यान रखना इसमें हाइड्रोजन ईंधन की तरह कार्य करता है और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तब वो कौन सा ईंधन जलेगा, हाइड्रोजन जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो कौन सा इंजन का निर्माण होता है, क्रायोजेनिक इंजन, या हम इसे कह सकते हैं क्रायोजेनिक तकनीक। डियर, इसको क्रायोजेनिक इसलिए शब्द कहते हैं क्योंकि क्रायो का अर्थ होता है निम्न ताप, लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर का जो बेस माना गया है
वो माना गया है -150 डिग्री सेल्सियस। ये उस लो टेम्परेचर का, निम्न ताप का आधार माना गया। अगर इससे कम टेम्परेचर है तो निम्न ताप की श्रेणी में आएगा। तो बात क्लियर हो गई। ईंधन प्लस ऑक्सीकारक शब्द हमने कौन सा दे दिया दोस्तों? प्रणोदक। बात क्लियर है डियर? अब हमने 3 कैटेगरी करी, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के अंदर नाम देखें ईंधन का नाम हुआ HTPB, द्रव का नाम UDMH और MMH। दोनों ये पूछे जाते हैं कि साहब ठोस ईंधन कौन सा है, द्रव ईंधन कौन सा है, तो आपको क्लियर है तीनों कैटेगरी अलग अलग बनाई है। तो ठोस का अलग, द्रव का अलग और गैस का अलग। तो HTPB, LTPB ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन के बुलबुले। द्रव में कौन सा आ गया? UDMH और MMH। ये ऑक्सीकारक है N2O4 जो इसके साथ भरा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, रॉकेट के अंदर जितना पूरा माना कि 100 किलो वजन है, पूरा माना कि 100 किलो वजन का अगर रॉकेट है तो उसके अंदर 85% जो है वो क्या होता है दोस्तों? प्रणोदक होता है। और इस 85 का 65% ऑक्सीकारक होता है। बात क्लियर हुई कि पूरा यदि 100 किलो का है तो 85% इसमें प्रणोदक हो गया, और प्रणोदक के अंदर भी 65% यदि हम बात करें तो ऑक्सीकारक होता है। बात क्लियर हुई? हाँ, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।